नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह से टाइम मशीन में बैठ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ सुराग हैं, पत्थर के कुछ औजार, टूटे फूटे बर्तनों के टुकड़े और कुछ पुरानी हड्डियां। और इन्हीं सुरागों को जोड़कर हम अपने सबसे पुराने पूर्वजों की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब सीधे सीधे कहें तो आज हम भारत के प्राचीन इतिहास, खास तौर पर पाषाण काल और हमारी पहली सभ्यताओं की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये जासूसी का काम शुरू करने से पहले ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब हम इतिहास कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या हजारों साल पहले घटी हर एक घटना इतिहास है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है। मुझे भी यही लगता था कि जो कुछ भी अतीत में हुआ वो सब इतिहास है। ऐसा नहीं है क्या? नहीं, देखिए, अतीत एक विशाल समंदर जैसा है जिसमें अनगिनत घटनाएं हुई, लेकिन इतिहास उस समंदर का बस वो छोटा सा हिस्सा है जिसके बारे में हमारे पास पक्के सबूत या स्रोत हैं। अच्छा, जिनके बारे में हम दावे से कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल। हिस्ट्री शब्द भी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जिसका मतलब ही है जांच पड़ताल से मिला ज्ञान। हम्म। और हेरोडोटस, जिन्हें हम इतिहास का पिता कहते हैं, वो पहले इंसान थे जिन्होंने घटनाओं को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उनकी जांच करके हिस्टोरिका नाम की किताब में लिखा। तो फिर ये सुराग या जिन्हें आप स्रोत कह रही हैं, हमारी इस जासूसी किट में क्या क्या होता है? देखिए, मोटे तौर पर ना दो तरह के सुराग होते हैं। अच्छा। पहले तो है पुरातात्विक, मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे जमीन की खुदाई से मिले पुराने शहर, सिक्के, मूर्तियां। शिलालेख भी इसी में आते होंगे। हाँ, पत्थरों पर लिखे संदेश। भारत में ये सारा काम ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। और यहीं पर दो नाम बहुत अहम हो जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम और रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये हमारी कहानी के, कह सकते हैं, शुरुआती जासूस थे। बिल्कुल। कनिंघम ने तो ASI की नींव रखी, इसलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। लेकिन रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में एक ऐसी खोज की जिसने भारत के इतिहास को मतलब लाखों साल पीछे ढकेल दिया। ऐसा क्या खोजा था उन्होंने? उन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम में जमीन पर पड़ा पत्थर का एक औजार उठाया, एक हैंड एक्स यानी हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी। और ये भारत में मिला सबसे पहला पाषाणकालीन सुराग था। वाह। और दूसरे तरह के स्रोत? दूसरे होते हैं साहित्यिक, यानी लिखी हुई चीजें। ये वेद और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ भी हो सकते हैं, या फिर चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसी किताबें भी। अच्छा। और विदेशी यात्रियों के विवरण? हाँ, वो भी बहुत जरूरी हैं। ह्यूएन या इब्न बतूता जैसे यात्री जो भारत आए, उन्होंने जो कुछ देखा उसे लिखा। वो भी हमारे लिए कीमती खजाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो तरह के सुराग हैं, लेकिन हम लाखों साल के इतने लंबे समय की बात कर रहे हैं। इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने कोई आसान तरीका निकाला होगा? हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। ओके। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जब इंसान लिखना नहीं जानता था, तो हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक सुराग हैं, उनके औजार, उनकी हड्डियां, लेकिन कोई किताब नहीं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये बड़ा मजेदार दौर है। यहाँ हमें लिखी हुई चीजें तो मिली हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। बिल्कुल, ये एक बंद डायरी की तरह है। हमें पता है कि अंदर राज हैं, पर चाबी गुम है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी में आती है। और तीसरा? और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ से हमें लिखित सबूत भी मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से कहानी एकदम साफ होने लगती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां वो सबसे ज्यादा धुंधली है, प्रागैतिहासिक काल से। बिल्कुल। ये वो दौर है जब इंसान की पहचान उसके बने औजारों से थी। इसीलिए हमने इसे आगे भी औजारों के मटेरियल के आधार पर बांटा है। अच्छा, मतलब किस चीज से औजार बने हैं? हाँ, सबसे लंबा दौर था पाषाण युग यानी स्टोन एज, जब जिंदा रहने के लिए सब कुछ पत्थर के औजारों पर ही निर्भर था। उसके बाद आया ताम्र पाषाण युग, चाल्कोलिथिक पीरियड। जब इंसान ने पहली धातु खोजी, तांबा। सही। अब पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार भी बनने लगे। और फिर आया लौह युग, आयरन एज, जब लोहे की खोज ने खेती से लेकर युद्ध तक सब कुछ बदल दिया। भारत में लोहे का सबसे पुराना सबूत हमें उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में मिला है, लगभग 1000 ईसा पूर्व का। पाषाण युग, ये सुन के ही लगता है कि ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं रहा होगा। लाखों साल। बहुत लंबा समय था। और इस लंबे समय को भी हम 3 हिस्सों में देखते हैं। पुरापाषाण,
मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक है। पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक पीरियड सबसे लंबा चला, लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर करीब 12,000 साल पहले तक। इतना लंबा? हाँ, इस दौर का इंसान एक शिकारी और संग्राहक था। मतलब उसकी पूरी जिंदगी शिकार करने और जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करने में निकल जाती थी। कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, बस खाने की तलाश में घूमते रहना। उस समय के इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। शिकार करना, जंगली जानवरों से बचना। क्या कोई ऐसी एक खोज थी जिसने उसे संघर्ष में एक बड़ी बढ़त दी हो? आग। इसी दौर में इंसान ने आग की खोज की। हालांकि वो इसका इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीख रहा था। लेकिन सोचिए, आग ने उसे रात में रोशनी दी, जंगली जानवरों से सुरक्षा दी और आगे चलकर भोजन को पकाने की कला भी दी। एक और हैरान करने वाली बात, इसी दौर में भारत में शुतुरमुर्ग के होने के भी सबूत मिले हैं। शुतुरमुर्ग भारत में? जी हाँ, ये काल इतना लंबा था कि इसमें भी औजार बनाने की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदली। अच्छा, मतलब लाखों साल के इस दौर में भी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही थी। जी बिल्कुल। शुरुआत में यानी निम्न पुरा पाषाण काल में औजार बस भारी भरकम पत्थर के थे। शायद जानवर की हड्डी तोड़ने या जमीन खोदने के काम में आते थे। बहुत बेसिक। हाँ। फिर आया मध्य पुरा पाषाण काल। यहाँ इंसान थोड़ा स्मार्ट हुआ। वो बड़े पत्थर से छोटे तेज धार वाले टुकड़े निकालने लगा, जिन्हें फलक या फ्लेक्स कहते हैं। अच्छा। ये पहले के औजारों से ज्यादा कारगर थे। और फिर आया उच्च पुरा पाषाण काल, जब हम जैसे दिखने वाले आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ। अच्छा, तो हम यहाँ अपनी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब औजार और भी बेहतर हो गए, पतले और नुकीले ब्लेड बनने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव दिमाग में आया। दिमाग में? हाँ, मतलब इंसान ने सिर्फ पेट भरने के लिए औजार ही नहीं बनाए, बल्कि अपने अंदर के कलाकार को भी जगाया। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में जो हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिली है ना, वो इसी दौर की हैं। हाँ, वो इसी दौर की हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस दौर के इंसान की सोच है, उसकी कहानियां हैं। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। वाह! तो उस इंसान ने सिर्फ पेट भरने के लिए औजार ही नहीं बनाए, बल्कि अपने अंदर के कलाकार को भी जगाया। ये तो सोच और समाज में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हाँ, और यहीं से हम मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड में आते हैं। इस समय तक दुनिया बदल रही थी। जलवायु परिवर्तन? बिल्कुल। आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था, मौसम गर्म हो रहा था और बड़े बड़े घास के मैदान उग रहे थे। इस बदली हुई दुनिया के लिए इंसान ने नए औजार बनाए। अब औजारों का साइज बहुत छोटा हो गया, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ? हाँ, समझिए ये उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ के पत्थर वाले ब्लेड थे। इन्हें लकड़ी के हत्थों में लगाकर तीर की नोक, भाले या दराती जैसी चीजें बनाई जाती थीं। और इसी दौर में एक और बहुत बड़ी क्रांति हुई। इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब दोस्त बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। पशुपालन की शुरुआत इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शायद कुत्ते इंसान के पहले साथी बने। इसके सबूत कहाँ से मिले? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में हमें सबसे पुराने पालतू जानवरों के सबूत मिले हैं। ये शिकारी जीवन से एक कदम आगे बढ़ने जैसा था। और कमाल की बात यह है कि पहली बार हमें इंसानी कंकाल भी इसी दौर के मिले हैं, यूपी के सराय नाहर राय में। ठीक है, तो अब हमारे पूर्वज कला सीख चुके हैं, उनके पास बेहतर औजार हैं और उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। आप दहलीज पर नहीं, बल्कि एक क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। इसे नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, और इसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। वो कैसे? सबसे बड़ा बदलाव था कृषि की शुरुआत। इंसान अब तक भोजन ढूंढने वाला था, अब वो भोजन उगाने वाला बन गया। फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर। बिल्कुल। और ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। मतलब? जब आप खेती करते हैं तो आपको अपनी फसल के पास रहना पड़ता है। यहीं से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। घुमक्कड़ जीवन खत्म हुआ और गांव बसने लगे। पहली बार मेरा घर का कॉन्सेप्ट आया। सही। यहीं से समाज, संपत्ति और शायद असमानता की भी शुरुआत हुई। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में हमें दुनिया की सबसे पुरानी खेती, जौ, गेहूं, कपास और पहले गांव के सबूत मिलते हैं। और चावल? प्रयागराज के पास
कोल्डी हवा से चावल उगाने के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। और एक और आविष्कार जिसने दुनिया को कह सकते हैं घुमा दिया, पहिया। हाँ, पहिए के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट को आसान बनाया और साथ ही कुम्हार के चाक को जन्म दिया, जिससे मिट्टी के सुंदर और उपयोगी बर्तन बनाना संभव हुआ। इस दौर के औजार भी ज्यादा चिकने और पॉलिश थे। कोई अनोखी जगह भी है इस दौर की? हाँ, कश्मीर का बुर्जो होम, जहां लोग जमीन में गड्ढे बनाकर बने घरों में रहते थे और वहां मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने के सबूत मिले हैं। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। पत्थर के औजारों से लेकर ईंटों के पूरे शहर तक। ये बदलाव अचानक तो नहीं आया होगा? गांव से शहर तक का सफर कैसे तय हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं हम इतिहास की उस बंद डायरी वाले दौर में पहुंचते हैं जिसका जिक्र मैंने किया था, आदि ऐतिहासिक काल। और इस डायरी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि 1921 तक हमें इस सभ्यता के बारे में पता ही नहीं था। सब यही मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। क्या मतलब आप कह रही हैं कि बस 100 साल पहले तक हम अपने इतिहास के एक पूरे शानदार चैप्टर से अनजान थे? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। और कहानी फिल्मी है भी। जब अंग्रेज लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो मजदूरों को जमीन के नीचे से लाखों पक्की ईंटें मिलने लगीं। अच्छा। उन्हें लगा ये कोई पुराना खजाना है। तब जाकर पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की और एक के बाद एक पूरे के पूरे शहर जमीन के नीचे से निकल आए। वाह! 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा और 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो। क्योंकि ज्यादातर शहर सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद में इसका नाम पहले खोजे गए शहर पर हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ये सभ्यता इतनी खास क्यों मानी जाती है? क्या था इनमें जो इन्हें अपने समय से इतना आगे बनाता था? 2 चीजें जो आज भी हैरान कर देती हैं। पहली, टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। मतलब? ये कोई गांव नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्लान करके बसाए गए शहर थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। एक ग्रिड पैटर्न में? बिल्कुल। शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद शासक वर्ग रहता होगा, और एक निचला हिस्सा आम लोगों के लिए। और दूसरी चीज जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, वो था इनका ड्रेनेज सिस्टम। अद्भुत। उनका ड्रेनेज सिस्टम आज के कई शहरों को शर्मिंदा कर सकता है। हर घर में अपना बाथरूम और नाली होती थी, जो सड़क के नीचे बनी मुख्य नाली से जुड़ती थी। और नालियां ढकी हुई थी। हाँ, पक्की ईंटों से बनी थी और ऊपर से ढकी हुई थी ताकि गंदगी ना फैले। सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल भी थे। सोचिए, 4,500 साल पहले इतनी उन्नत सोच। अविश्वसनीय। कुछ मशहूर जगहों और वहां मिली खास चीजों के बारे में भी बताइए। क्या मिला है इन शहरों से? मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, वहां से विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ मिला है। एक बड़ा स्विमिंग पूल जैसा? हाँ, जिसका इस्तेमाल शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। यहीं से कांसे की बनी डांसिंग गर्ल की मशहूर मूर्ति भी मिली है। अच्छा, वो यहीं से मिली है? जी। और हड़प्पा से एक बड़ा अन्न भंडार और एक कब्रिस्तान मिला है। और लोथल तो एक बंदरगाह था, शायद इनका बिजनेस कैपिटल। हाँ, गुजरात का लोथल एक अहम पोर्ट सिटी था, जहां से मेसोपोटामिया जैसी दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था। वहीं राजस्थान के कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत और हवन कुंड जैसे अग्नि कुंडों के सबूत मिले हैं। तो एक इतनी विकसित, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ? ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। हाँ, और यही बात इतिहासकारों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। कोई एक ठोस जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियां सूख गईं, कुछ बाहरी आक्रमण का सिद्धांत देते हैं, लेकिन सबसे मजबूत थ्योरी बाढ़ की है। लेकिन बाढ़ वाली थ्योरी सबसे ज्यादा माननी क्यों है? क्या ये थोड़ा आसान जवाब नहीं लगता? ये सवाल जायज है, लेकिन इसके पीछे वजनदार कारण है। देखिए, ये पूरी की पूरी सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी। सही बात है। कई शहरों के खुदाई में बाढ़ के बाद जमी हुई गाद की मोटी मोटी परतें मिली हैं। ऐसा लगता है कि किसी एक बड़ी विनाशकारी बाढ़ ने नहीं, बल्कि बार बार आने वाली बाढ़ों ने धीरे धीरे इन शहरों को बर्बाद कर दिया और लोगों को वहां से जाने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल। तो पत्थर के एक बेडौल औजार से शुरू हुआ सफर एक भव्य शहरी सभ्यता की उदय और फिर उसके गुमनामी में खो जाने पर आकर रुकता है। क्या शानदार यात्रा रही है ये। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होती।
1921 से पहले हड़प्पा की कहानी हमारे इतिहास का हिस्सा ही नहीं थी। एक खोज ने हमारी पूरी समझ को बदल दिया। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, ये लगातार खोजा जा रहा है और दोबारा लिखा जा रहा है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हड़प्पा की खोज एक रेलवे लाइन बिछाते हुए इत्तेफाक से हुई थी। जरा सोचिए, आज भी हमारी जमीन के नीचे कितनी ही ऐसी अनकही कहानियां, कितने ही गुमनाम शहर दबे हो सकते हैं। भविष्य की कौन सी खोज हमारे अतीत की कहानी को एक बार फिर से पूरी तरह बदल कर रख दे।